दिस इज़ 92.7 बिग FM और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सब महानुभाव का अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आज मैं आपको बताऊंगा दिलीप कुमार के उस दोस्त के बारे में जिसे मुग़ल आज़म में काम करने का जब प्रस्ताव मिला तो उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कहकर कि ये सिनेमा नौटंकी में मुझे काम करना पसंद नहीं है। कौन था वो शख्स? गप्पे लड़ा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। संगीतकार रफ़ी गज़नवी अचानक क्यों चौंक उठे और उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया, जहां आज याद करेंगे संगीतकार मास्टर कृष्ण राव को। फिर हमारा चर्चित सेगमेंट रीमेड इन इंडिया और अंत में श्रोता का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफ़र। बात होगी 1956 की। दिलीप कुमार के बचपन का एक दोस्त था जिसका घर पेशावर में ही हुआ करता था, पड़ोसी था उनका। नाम था मीर ताज मोहम्मद। मीर ताज मोहम्मद बेहद खूबसूरत, लंबा चौड़ा, कद्दावर, जोशीला पठान था। पढ़ा लिखा था, वकालत करता था और जुनूनी भी बहुत था। आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा था। कई बार जेल गया मगर आज़ादी की लड़ाई जारी रखी। उसके बाद मीर ताज मोहम्मद कालांतर में पेशावर से दिल्ली आकर बस गया। एक बार मीर ताज मोहम्मद दिलीप कुमार से मिलने के लिए उनके घर बम्बई आया हुआ था। दिलीप कुमार ने अपने दोस्त को बम्बई वालों से मिलवाया जिनमें के आसिफ भी शामिल थे। उन्हीं दिनों के आसिफ मुग़ल आज़म की कास्टिंग कर रहे थे। वो बेहद खूबसूरत लहीम शहीम मीर ताज मोहम्मद को देख के उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मीर ताज मोहम्मद को अपनी फिल्म में राजा मानसिंह का रोल करने का ऑफर दे डाला। ये बेबाक पठान मीर ताज मोहम्मद बड़े खुले दिल का शख्स था। उसने के आसिफ को दो टूक जवाब दे दिया कि मुझे नौटंकी में काम करने का कोई शौक नहीं है। सिनेमा को नौटंकी कहे जाने की बात के आसिफ को बहुत बुरी लगी, लेकिन के आसिफ ने उस वक्त मीर ताज मोहम्मद से कुछ नहीं कहा और के आसिफ ने जो रोल मीर ताज मोहम्मद को ऑफर किया था वो रोल दे दिया अभिनेता मुराद को। वक्त गुजरा और 1981 में मीर ताज मोहम्मद दुनिया से अलविदा कह गए। इत्तेफाक देखिए कि सिनेमा को नौटंकी कहने वाला मीर ताज मोहम्मद और मीर ताज मोहम्मद के साहबजादे इसी नौटंकी की बदौलत पूरी दुनिया में शोहरत और इज्जत पा रहे हैं और मीर ताज मोहम्मद के बेटे का नाम है शाहरुख खान। बात 1937 की होगी। डायरेक्टर एज़रा मीर की फिल्म सितारा के गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी। रफ़ी गज़नवी का म्यूजिक था। रफ़ी गज़नवी ऐसे संगीतकार थे जिनकी प्रतिभा के सभी कायल थे। उस दिन खुर्शीद को एक गीत गाना था। रिकॉर्डिंग के पहले ऑर्केस्ट्रा रिहर्सल चल रही थी। तभी इत्तेफाक से रफ़ीक से मिलने मंटो और नूरजहां आ गए। रफ़ी गज़नवी मंटो और नूरजहां को लेकर पास वाले कमरे में चले गए। तभी फिल्म के डायरेक्टर एज़रा मीर भी वहां आ धमके। गप्पे लगने लगी, चाय नाश्ते का दौर भी चल पड़ा। तभी अचानक रफ़ीक टेंशन में आकर खड़े हो गए। मंटो ने पूछा, रफ़ीक क्या हुआ, सब खैरियत तो है? रफ़ीक ने कहा, नहीं यार, एक वायलिन थोड़ा बेसुरा बज रहा है। और ये कहकर रफ़ी गज़नवी ऑर्केस्ट्रा की तरफ भागे, पहुंचे, पॉइंट आउट किया एक पर्टिकुलर वायलिनिस्ट को और उसके पास पहुंचकर कहा, प्रॉपर ट्यून करो, तार कस लो, सुर में मिलाओ। ऐसे थे उस जमाने के फनकार। बातचीत हो रही थी, गप्पे लड़ा रहे थे। ऑर्केस्ट्रा की बहुत धीमी आवाज ही उनके कानों तक पहुंच रही थी, मगर फिर भी पकड़ लिया एक वायलिन का बेसुरा बजना। हेलो, मैं साधन बोल रहा हूँ जी। साधन जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
अच्छा, आप कपूर जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ साधन भाई। नमस्कार नमस्कार जी, मैं ड्यूटी से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं साधन जी? मैं संगम विहार रहता हूँ। संगम विहार, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ सर, अभी मिला आपसे। जी जी जी, बहुत हुआ आपका ये प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा साधन जी। हाँ, ये आपने जो इसमें फिल्म तेजाब में स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू साधन भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और जो श्रीदेवी का डबल रोल था, जो इसमें कौन सा फिल्म था, उसमें भी आपने उसका चाचा का जो पार्ट किया वो भी अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू। चालबाज में। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने क्या इसमें किया था क्या, चमेली की शादी में? चमेली की शादी में मामा बना था, मामा। हाँ हाँ हाँ, वो भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले, दिल्ली के ही हैं कि कहीं और के? मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। अच्छा, बंगाल में कहाँ बाड़ी को था तुम्हारा? कोलकाता तो बाड़ी नहीं, हमारा बाड़ी बांग्लादेश है। अच्छा, बांग्लादेश बाड़ी को था है, बांग्लादेश। कौन जिला? ढाका जिला। ढाका जिला, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगा दादा आपसे बात करके। और घर में कौन कौन है याद? मेरे बीबी है, मेरे 2 लड़की है, लड़का है, बहू है। बहुत अच्छा साधन दादा, आपका कोई फरमाइश है तो बता दीजिए, मैं सुनवा देता हूँ। अच्छा, फरमाइश ये है कि दिलीप कुमार से शादी किया तो बच्चा नहीं है? हाँ, नहीं। अच्छा, हाँ, सुना था उनका फिल्म ही अभी तो रुकी पड़ी है, जो सही बात है क्या? कौन सी फिल्म? दिलीप कुमार का कफन बोल के फिल्म है, जो अभी तो बंद पड़ा हुआ है। नहीं, कलिंगा अभी तक नहीं आई, बनी के कलिंगा वो पता नहीं है मुझको, लेकिन पता करके बताऊंगा दादा मैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। अब बारी हमारे सेगमेंट की, जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम आज बात करेंगे संगीतकार मास्टर कृष्ण राव की। मास्टर कृष्ण राव का जन्म 21 जनवरी 1898 को महाराष्ट्र के आलंदी में गरीब परिवार में हुआ था। परिवार इतना निर्धन था कि माताजी को लोगों के घर झाड़ू लगाने का काम करना पड़ता था। कृष्ण राव बहुत छोटी सी उम्र में ही एक ड्रामा कंपनी में भर्ती हो गए, जहां उनके कौशल भरे गायन को सुनकर पंडित भास्कर बुआ ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद वो बाल गंधर्व की नाट्य मंडली में शामिल हो गए और नाटकों में संगीत देने के साथ साथ गायन भी आरंभ कर दिया। लगभग 20 साल बाल गंधर्व के साथ काम करने के पश्चात कृष्ण राव ने प्रभात स्टूडियो में कार्यभार संभाल लिया और वी शांताराम निर्देशित फिल्म धर्मात्मा में संगीत निर्देशन दिया। धर्मात्मा की सफलता के बाद अमर ज्योति, आदमी, वहां, गोपाल कृष्ण, पड़ोसी जैसी फिल्मों में अपने संगीत से उन्होंने धूम मचा दी। प्रभात स्टूडियो से हटकर वसंत सेना, माली, लाख रानी, मेरी अमानत, की चकवध इत्यादि फिल्में की। मास्टर कृष्ण राव ने तकरीबन 20 हिंदी फिल्मों में संगीत देने के बाद स्वयं को पूरी तरह से मराठी फिल्मों की ओर मोड़ लिया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो पहला गीत स्वतंत्र भारत के रेडियो से प्रसारित हुआ, वो मास्टर कृष्ण राव की ही आवाज में गाया हुआ गीत था, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। 1971 में मास्टर कृष्ण राव को संगीत और कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सुशोभित किया। मास्टर कृष्ण राव ने फिल्मों से अलग होने के बाद अपना जीवन पुणे नगरी के सदाशिव पेट में व्यतीत किया और 20 अक्टूबर 1974 को 76 साल की आयु में दुनिया से विदा हो गए। मास्टर कृष्ण राव को हमारा शत शत नमन, श्रद्धा सुमन। रीमेड इन इंडिया में बात करेंगे 1958 में प्रदर्शित एक जापानीज फिल्म की, जिसे डायरेक्ट किया था महान निर्देशक माएस्ट्रो अकीरा कुरोसावा ने, स्टारिंग तोशिरो मिफुने, तात्सुया नकादाई एंड क्योतो कागावा, और फिल्म का नाम था हाई एंड लो। इस फिल्म की कहानी है एक बिजनेसमैन तोशिरो मिफुने की, जिसके पास नेशनल शूज कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर हैं और वो उस शू कंपनी को खरीदना चाहता है ताकि मॉडर्न तरीके से नए फैशन के शूज बना सके। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि तोशिरो शूज कंपनी खरीदे। तोशिरो अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला होता है
कि उसे एक फोन आता है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है। तोशीरो घर भागता है। जब घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा घर पर खेल रहा है और किडनैपर गलतफहमी में ड्राइवर के बेटे को उठाकर ले गया है। किडनैपर फोन करके तोशीरो मुफुनो से बहुत बड़ी रकम फिरौती में मांगते हैं। पहले तो वो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में पत्नी और ड्राइवर की जिद की वजह से वो फिरौती की रकम देने के लिए तैयार हो जाता है। फिरौती की रकम इतनी ज़्यादा होती है कि तोशीरो को अपने सारे शेयर बेचने पड़ जाते हैं। उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है और बुरे दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसे एक शू कंपनी में नौकरी करनी पड़ती है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किडनैपर के बारे में पता चलता है और किडनैप की साजिश रचाने वाला कोई और नहीं निकलता है उसका पड़ोसी, जो तोशीरो की शानो शौकत से, तरक्की से जलता था और उसने उसे बर्बाद करने के लिए ये अपराध करवाया था। ये थी हाई एंड लो की कहानी। तकरीबन इसी कहानी पर इंडिया में 1978 में एक फिल्म बनाई गई जिसमें हिंदुस्तानी मसालों का तड़का लगा दिया गया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजन सिप्पी ने, स्टारिंग विनोद खन्ना, विद्या सिन्हा, श्रीराम लागू और हेलन। फिल्म का नाम था इनका। नासिक के अनंत जोशी का प्रश्न है कि पहली फीमेल बाल कलाकार कौन थी। जोशी साहब, जहां तक मुझे याद आता है, दादा साहेब फाल्के की बिटिया मंदाकिनी पहली फीमेल चाइल्ड आर्टिस्ट थी जिसने 1919 की फिल्म कालिया मर्दन में बाल कृष्ण का रोल किया था। उम्मीद है आप हमारे इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। सुनने वालों में से किसी और के पास कोई जानकारी उपलब्ध हो तो कृपया हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज इस सुहाने सफ़र को यहीं विराम देता हूं। कल फिर नए जोश, नई उमंग के साथ निकल पड़ेंगे उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। चलता हूं, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।